हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू? कृष बिश्नोई। इंडिया जीके का टॉपिक हम लोग कर रहे थे बिश्नोई एजुअल पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। उससे आगे का पॉइंट अपना इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, वैदिक सभ्यता। लास्ट 15 ईयर्स में जो भी एसएससी सीएचएसएल रेलवे के एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस लास्ट 15 ईयर के आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता से क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों के पास बनते हैं? सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो देखते हैं क्या है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता ऋग्वेद में इंद्र को माना गया है, जो बारिश के देवता। जो हम अगर पुरानी देवताओं से धार्मिक कहानियाँ पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को पता होगा इंद्र को जो सबसे प्रमुख स्थान पर रखा गया है। देवताओं का राजा इंद्र को माना जाता है। उपनिषद पुस्तकें हैं, दर्शन पर आधारित है। ये दर्शन शास्त्र जो अपनाता है उसके ऊपर पुस्तकें ये आधारित है। तो 4 माने जाने वाले वर्णों में से सबसे पहले स्थान पर कौन सा वर्ण था? तो सबसे पहले स्थान पर अपने पास ब्राह्मण था और लास्ट स्थान पर शूद्र जिसको हम बोलते हैं उसको माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो ये महाभारत का एक अध्याय है भागवत गीता। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो आदि ग्रंथ, संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसके अंदर मोस्टली जो अपने भजन कीर्तन या फिर जो संगीत से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर है। किस वेद में वैदिक युग की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में रचना की गई है? तो ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, इसी के अंदर प्राचीनतम संस्कृति की रचना जो सूचना इसके अंदर दी गई है। गेहूँ, जो चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल? तो वैदिक काल के लोगों के पास तंबाकू का जो है उनके पास जानकारी नहीं थी। बाकी सारी चीज़ें वैदिक काल में हमारे पास थी। और सबसे पहले बात करें तो जो है यव जिसको हम बोल देते हैं, वैदिक काल में बोला गया। ये जो हमारे पास सबसे पहले जो मिली हुई जिसके साक्ष्य मिलते हैं सबसे पुराने, ये फसल है जव। मानव जाति का सबसे पुराना साहित्यिक विरासत? तो सबसे पुराना अभी हमने बात की थी, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, तो यही सबसे पुरानी साहित्य विरासत होगी। इसके बाद कहता है 4 वेदों में सबसे पुराना यही ऋग्वेद, अभी ऊपर डिस्कस किया। प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है? तो कठोपनिषद में ये नचिकेता और यम के बीच में संवाद है। आयुर्वेद, यजुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद में से कौन सा वेद के अंतर्गत उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता? तो उपवेद के अंतर्गत हमारे पास यजुर्वेद नहीं आता क्योंकि ये वेद है। किस वेद को रुद्र नामक शब्द का आरंभिक स्रोत माना जाता है? तो ये ऋग्वेद को माना जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र संस्कृत भाषा में ये लिखे गए हैं। ये नॉर्मल सी बात है, अपने को सभी को पता है। संस्कृत भाषा जो है सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है वो है। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित रखता है? तो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है यजुर्वेद। इसमें हवन करने की जो विधियां हैं वो सारी चीज़ें बताई हुई है। उपनिषद क्या है? उपनिषद हिंदू दर्शन का स्रोत है, मतलब हिंदू धर्म के बारे में जो भी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर उपनिषदों के अंदर बताई हुई है। आफ्टर देन ऑफलाइन परीक्षाएं और ऑनलाइन जो 2006 से 18 के बीच की हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? दूध और इससे बने उत्पाद। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा वर्णन इसके अंदर खीर का बनता है, लेकिन ध्यान रहेगी चावल से रिलेटेड खीर नहीं, जौ की बनी हुई खीर इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो स्थान रखती थी वो थी। चावल के बारे में इस टाइम तक, शुरुआत की बात करें तो इस टाइम तक इतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। तो बी ऑप्शन अपने पास सही है, दूध और इसके उत्पाद जो है इसका राइट आंसर होगा। क्या कहता है इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो वैदिक कार्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव या जिसको हम जौ बोलते हैं डालकर क्षीर, पकोदन तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर क्रम्भ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। जौ के सत्तू को दही में डालकर। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता, ये बाद में ऋग्वेद के बाद में आई है तो वैदिक सभ्यता के अंदर चावल का उल्लेख, लेकिन ऋग्वेद में इसका जो सबसे पुराना वेद है उसमें इसका उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में? तो यव जो है जिसको हम जौ बोलते हैं ये सबसे पहले प्रयोग में आया था। एक सेकेंड। हाँ, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है,
वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो तांबा का जो है सबसे पुराना अपने पास मिलता है। इसके अंदर कांसा जो है या फिर चांदी सोना ये चीज़ें मिलती है, लेकिन लोहे का उपयोग यहाँ पर भी नहीं था। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा था, लोहे के बारे में वो परिचित नहीं थे, और यहाँ भी वैदिक काल में भी अब तक लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। ऋग्वेद कालीन लोगों ने सर्वप्रथम तांबे का उपयोग किया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख मिलता है, परंतु इसकी पहचान संदिग्ध है। हमें अभी तक पता नहीं है कि अयस जो है आज के टाइम में किस धातु को बोला जाता है। तो ये कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेदिक कार्य लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट आप लोगों के पास है, वेद का क्या अर्थ होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा जाता है? वेदत्रयी यानी कि 3 वेदों का समूह किसको कहा जाता है? तो ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद जो है अपने पास, सॉरी, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो अपने पास है, इनको त्रिवेद कहा जाता है। इसके अंदर जो अपने पास शल्य चिकित्सा के बारे में जिसके अंदर बताया गया है वो वेद इसके अंदर कौन सा है? अर्थवेद, सॉरी, अर्थवेद के बारे में इसके अंदर जानकारी नहीं है। इसके अंदर शल्य चिकित्सा के रूप में जो चीज़ें हैं चिकित्सा से रिलेटेड बताई गई है। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु को आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? आरोही क्रमानुसार, तो आर्य सभ्यता के अंदर मनुष्य के जीवन को 4 क्रमों में बांटा गया था। 100 वर्ष की आयु इसकी एग्रीगेट मान के, एवरेज आयु 100 मान के 25-25 वर्ष के हिसाब से इसको बांटा गया था। इसके अंदर सबसे पहले अपने पास ब्रह्मचर्य, शुरू के 25 साल, जो शुरुआती 25 साल का जीवन होता है वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद गृहस्थी जीवन आता है। गृहस्थ जीवन के बाद 50 से 75 का जो एज ग्रुप है उसके अंदर वानप्रस्थ, और एंड का जो है संन्यास के बारे में। अगर आप लोग पुरानी कहानियाँ जो भी धार्मिक किताबें हैं वो पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता होगा, वृद्धावस्था के बाद मोस्टली जो राजा महाराजा होते थे वो वनों के अंदर तपस्या करने या फिर संन्यास लेकर के निकल जाते थे। तो वो यही क्रम है आर्य सभ्यता के से जो रिलेटेड है, उसी के अंदर है। शुरू के 25 वर्ष जो अपनी विद्या प्राप्त करने के लिए फिर गुरुकुल के अंदर बिताते थे तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ जीवन, फिर वानप्रस्थ और एंड में संन्यास। तो यही इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास 7th क्वेश्चन हमारे पास है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में क्यों सफल रहे थे? तो ये क्वेश्चन अपने पास इंपॉर्टेंट है। क्यों सफल रहे थे? क्योंकि इन्होंने घोड़े से चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले रथ का प्रयोग जो है इसके अंदर अपने पास आर्य की जो वैदिक सभ्यता है इसके अंदर मिलता है कि आर्यों ने रथों का प्रयोग किया था। तो यही कह रहे आर्य पूर्व आर्यों के साथ अपने संघर्ष में सफल रहे, क्योंकि इसका कारण जो था घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो वर्ण व्यवस्था जो हमारे व्यवसाय पर आधारित थी, यानी कि जो इंसान जो भी काम करना चाहे उसी के हिसाब से उसका वर्ण, जो हम लोग जिसको आज के टाइम में जाति कह देते हैं, उसके अंदर माना जाता था। जो भी व्यवसाय करना चाहे उसी के अनुसार, जैसे कोई मिट्टी के काम करना चाहता है तो उसको कुम्हार, लकड़ी का काम करना चाहता है तो बढ़ई, ऐसा माना जाता था। किसी के ऊपर जन्म के हिसाब से, जैसा कि आज के टाइम में होता है, जन्म के हिसाब से किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। सारा काम व्यवसाय, जो अपने पास व्यवसाय जो करते थे उसके ऊपर डिपेंड था। तो यही एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि मेरे पिताजी वृषज हैं, माताजी चक्की चलाने वाली और मैं कवि हूँ। इसका मतलब जो जिस काम में लगा हुआ है वो उसी काम में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमारे पास है, ऋग्वेदिक आर्य पशुचारित लोग थे। इस तथ्य से पुष्ट होता है कि पशुचारी, मोस्टली ऋग्वेद के अंदर पशुचारी लोग, मतलब पशुओं को पालने का इनका काम था। ये किस बात से स्पष्ट होता है? इस बात से स्पष्ट होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो उस टाइम में पशु माना जाता था, सबसे जो पूजनीय पशु आज भी हम देखते हैं तो गाय को माना जाता था। सबसे ज़्यादा युद्ध जो है गायों के लिए लड़े गए थे, और उपहार के अंदर भी किसी को उपहार देना होता था तो मोस्टली सबसे ज़्यादा गायें जो प्राथमिकता होती थी। ज़मीन जायदाद या फिर जो ज़मीन, तो ये कह रहा है कि किसी को नहीं दी जाती थी, लेकिन जो उपहार, जैसे किसी को स्वर्ण आभूषण या फिर और चीज़ें देना, वो बहुत कम होता था। सबसे ज़्यादा जो है गायों का इसके अंदर उपहार के रूप में दिया जाता। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके अंदर अपने पास सही हैं। तो ऋग्वेद में गाय और सांड की इतनी चर्चा है कि ऋग्वेदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जा सकता है। गाय का 176 बार उल्लेख मिलता है। अधिकांश युद्ध गाय को लेकर ही हुए। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गिविष्ट है। युद्ध का पर्याय गिविष्ट, गाय का अन्वेषण है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिणा की बात आई, आमतौर पर गाय और दासियां उसमें
होती थी और भूमि कभी भी नहीं होती थी। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए जमीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि जो है निजी संपत्ति उस टाइम में नहीं होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ये मैक्स मूलर जो है, इसने सबसे पहले आर्यों को एक जाति कहा था कि ये जाति समूह है। क्या कहता है मैक्स मूलर? आर्यों का आदि देश मध्य एशिया, रोडस, बैक्टीरिया को मानते हैं। मूलर के अनुसार पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो सबसे प्राचीनतम बस्ती जो अपने सप्त सिंधु प्रदेश, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिसने हमने पढ़ा है, वो इसकी सबसे प्राचीनतम बस्ती मानी जाती है। तो सप्त सिंधु इसका राइट आंसर रहेगा, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी तक विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो यहाँ पर समिति जो है वो जो चुनाव में शामिल होती थी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद में समिति का 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा गया है। राजा के निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता था। इसके बाद कहता है, राज्याभिषेक समारोह का निम्नलिखित में से किसमें वर्णन किया गया है? तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण जो अपने पास ऋग्वेद का एक पार्ट है, इसके अंदर कहा गया है। क्या कहता है? ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद के शाकल शाखा से संबंध है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? तो उसको हम लोग बलि कहते थे। वैदिक युग के अंदर जो कर था उसको बलि का नाम दिया जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदूत कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभालते थे। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। मोस्टली गायत्री मंत्र जो है सबको पता है, सूर्य देव की आराधना के ऊपर आधारित है ये। तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है, यह सूर्य देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रकीर्ण पर उत्कीर्ण, प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। तो सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका राइट आंसर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद। तो क्या कहता है, भारतीय प्रतीक या राज चिन्ह पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो गार्गी जो है विदुषी एक थी, उन्होंने वाद विवाद के अंदर अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो याज्ञवल्क्य के ऊपर मतलब ऐसा बोला जाता है कि इनको कोई वाद विवाद में हरा नहीं सकता था, तो इसको विदुषी जो अपने गार्गी थी उन्होंने चुनौती दी थी। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह विधि को सम्मत नहीं माना जाता था? तो ये गंधर्व विवाह है, इसको सही नहीं माना जाता था। तो प्राचीन भारत में 8 तरीके की विवाह पत्तियाँ शामिल थी। देखिए किस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी गई है इसकी। हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक माना जाता है। प्राचीन भारत में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आस विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह और आर्ष विवाह को ही विधि सम्मत माना गया। बाकी 5 प्रकार के विवाह जो विधि सम्मत नहीं माने जाते। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन ये हैं, 15 या 20 के लगभग क्वेश्चन जो वन लाइनर बगैर ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे वो थे। तो डियर स्टूडेंट्स, यही अपनी वीडियो थी आज की वैदिक सभ्यता से रिलेटेड। इससे आगे के जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कुछ आगे बौद्ध धर्म के बारे में शायद होगा, तो वो देखेंगे। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री में क्या टॉपिक आता है अपने पास। तो जैसे भी आप लोगों को ये वीडियो लगी है इसके ऊपर रिएक्शन कीजिए, अच्छी लगी है, अगर ख़राब लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।